वाले सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में जो चैप्टर फर्स्ट का है। और आज के बाद चैप्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर यानी जो आपका है स्थिर विभव तथा संधारित्र या धारिता चैप्टर है, उसका मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को बनाऊंगा और केमिस्ट्री का भी वीडियो मिल जाएगा। तो बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बात किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ना है ना तो सबसे पहले विस्तृत वाला लॉन्ग वाले आंसर पढ़ा करो। आप लॉन्ग टाइप वाले के क्वेश्चन पढ़ो लोगे तो उसके अंदर में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चा पूरे 50 रुपया के लिए। यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा उसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो सबसे पहले मैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको बताता हूं, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है मैं इसको बताता हूं, फिर मैं बात करता हूं वैद्युत बल आघूर्ण क्या होता है इसको बताता हूं। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी? वैद्युत द्विध्रुव। पीछे की जो बैकग्राउंड आवाज है उनसे आप थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि टीवी चल रही है, रामायण चल रहा है, भागवत चल रहा है, सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती है, रामायण और भागवत होते रहता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर बात करेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, और फिर बात करेंगे हम बल आघूर्ण के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बच्चों, सारी बात करेंगे। पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे दो आवेश, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक हमारे पास आवेश है Q, दूसरा आवेश है Q2, ये है Q1, इसके बीच की लंबाई है 2L। ठीक है, तो ये है हमारे पास पहला आवेश, ये है दूसरा आवेश, ये हमारे पास है Q2। तो कुछ इस तरह से होता है, दो आवेश जब एक दूसरे की दूरी पे रखे रहते हैं, 2L दूरी पे रखे रहते हैं। एक्चुअली यहाँ से इसकी दूरी हम मापते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये L होगा, यहाँ से यहाँ तक ये L होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब बात है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि द्विध्रुव होता क्या है, द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बल आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो समझो मेरी बात को। यहाँ पे ये हमारे पास आवेश है, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस। इस पर आवेश जो है वो 3 कूलम्ब का है, मान लो इस पर भी आवेश क्या है 3 कूलम्ब का है। तो आप यहाँ पे इसका अगर वैद्युत द्विध्रुव का, अगर यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का अगर परिभाषा बनाओ तो यहाँ पे आप बना सकते हो कि विपरीत आवेश तथा परिणाम समान हो। किसी भी द्विध्रुव का ऐसे लिख सकते हो आप, किसी द्विध्रुव का आवेश अलग अलग तथा परिमाण समान हो उसे द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। यहां से आप डिफिनेशंस को बना सकते हो। अब बात आ गई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया मेरी बात? तो बच्चों इसका क्या होता है, देखो हम लिखते हैं P बराबर Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। Q क्या है, आवेश है, और 2L क्या है, 2L इसकी बीच की दूरी है। क्या है, बीच की दूरी है ना, यही तो होता है। तो यहां से आप वो क्या बोल सकते हो, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां से आप बोल सकते हो कि किसी द्विध्रुव, यहां पे लिखो किसी द्विध्रुव का आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत
द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अब ये बल और गुण क्या बीमारी है सर? बल और गुण किसी वस्तु पे ऐसा बल लगे जो वस्तु को घुमा दे, किसी वस्तु पर ऐसा बल लगे जो वस्तु को घुमा दे। बल और गुण को हम टाउ से व्यक्त करते हैं, किससे? टाउ से व्यक्त करते हैं। जब किसी वस्तु पे इस प्रकार का बल लगे, यहां पे लिखो, जब किसी वस्तु पर इस प्रकार बल लगे जो वस्तु को घुमा दे, तो उसे क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। यहाँ बल आघूर्ण बराबर क्या होता है जानते हो? बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, जिनके भी बीच में बल लग रहा हो, चाहे वो आवेश हो चाहे कोई वस्तु हो, उसके लंबवत की दूरी क्या होता है? वही होता है हमारा बल आघूर्ण होता है। तो ये हमारे कुछ डिफिनेशंस थी छोटी छोटी जो आपको आगे मदद करेंगी, अच्छा, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और कहा गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, उसका हमें व्यंजक निकालना है। तो उसके लिए भी डेरिवेशन मैं करने चल रहा हूं, लेकिन अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए और फट से आगे बढ़िए। मैं इसको इरेज करने चल रहा हूं, नहीं मिटाऊंगा। मैंने बहुत उधार तो नहीं दिया है, नहीं, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इसके ब्राइटनेस को कम कर देता हूं। एक मिनट, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन रंग कम दिखाई देता है सर, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव के लिए व्यंजक प्राप्त करने चल रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन रंग को मैं कम यूज करूंगा, ठीक है, मिटा रहा हूं। तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका आप यहाँ पे पहले लिख लो, ठीक है। चलो तो वहां हेडिंग डाल देते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण, ठीक है। इसके लिए व्यंजक हमको निकालना है। हालांकि क्वेश्चन इस तरह से है, मैं इसको बता देता हूं। सॉरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या बनाएंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र। चलो एक समान वैद्युत क्षेत्र हम बनाते हैं। तो ये हमारे पास है एक समान वैद्युत क्षेत्र, कुछ इस तरह से। एक समान है तो एक समान हम बना देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये है वैद्युत क्षेत्र, इसमें रख देते हैं हम कोई एक द्विध्रुव, ठीक है। ये है हमारे पास आवेश प्लस का, ये है आवेश माइनस का, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2l है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस कारण आवेश है, ये प्लस आवेश है, ठीक है। तो आओ चेक करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले। देखो प्लस आवेश है, यहाँ पे प्लस आवेश जो होता है उसके कारण जो वैद्युत बल होता है, मेरी बात सुनना, जो प्लस आवेश होता है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र किधर है? इधर है। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र इधर है। तो जो प्लस के कारण होता है वैद्युत बल, वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, और माइनस कारण जो होता है वैद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत होता है। तो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, ये प्लस है, प्लस कारण वैद्युत क्षेत्र जो होगा, ये वैद्युत बल होगा, जो किधर होगा? वो इधर होगा। और माइनस के कारण जो वैद्युत बल होगा वो किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत होता है माइनस क्यू के कारण, ठीक है। और प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत बल होता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है, मेरे लाल, एक बात समझे। प्लस वाले एटम के कारण हमेशा 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 वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं होता है। अगर आपने एक को गौर कर लिया तो एक ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल लगता है, और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत में ये लगा हुआ है, तो ये वस्तु को ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। जब किसी वस्तु पे इस प्रकार का बल लगे जो वस्तु को घुमा दे, जब किसी वस्तु पर इस प्रकार का बल लगे जो वस्तु को घुमा दे, वही होता है वैद्युत बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टाउ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। इसमें दोनों में बहुत अंतर है, मेरी बात समझे। P इक्वल Q इंटू 2L एंड टाउ बराबर F इंटू
किसी वस्तु के बीच की लंबवत दूरी, ये इसमें दोनों बहुत डिफरेंस बिटवीन, समझ गए मेरी बात को, तो उसमें बहुत अंतर है, आप समझिए मेरी बात को। तो यहाँ पे चेक करना, ठीक है। तो यहाँ प्लस क्यू क्या लिखोगे, प्लस क्यू के कारण वैद्युत बल F बराबर क्यों बल लग रहा है, किसके कारण, क्यों कारण, कितना लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इंटू E, और यहाँ पे फिर से लिखो माइनस क्यों के कारण वैद्युत बल F बराबर क्यू इंटू ई। अच्छा ये माइनस में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बल कभी माइनस में नहीं होता बच्चा, बल कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हमने दोनों को लिया रखता हूं। तो F बराबर यह है क्यू इंटू टी, जिसकी दिशा किधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और क्यू इंटू ई ये किधर है, जस्ट किधर है, माइनस क्यू क्या है, ये आवेश के कारण बल लग रहा है, माइनस आवेश के कारण बल लग रहा है, ना कि माइनस में बल लग रहा है, मेरी बात को समझे यहाँ पे। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ से हम चेक करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ पे इसके कारण बल किधर है, उधर है, इसके कारण बल किधर है, इधर है। तो इसके लिए हमको डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन सारी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन सब इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन सब आसान है, बस इतना होता है कि हमको करना पड़ता है, क्या करना है, बस इसके हिसाब से देखना है। तो हमको निकालना क्या है, बल आघूर्ण, क्या निकालना है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ, टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। अब बल क्या है, बल तो यही है, एक को निकाल लोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। लंबवत दूरी क्या है, देखो क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी होती है। क्रिया रेखा क्या होती है जानते हो, तो माइनस क्यू वाला क्रिया रेखा ये है और प्लस क्यू वाला क्रिया रेखा ये है। तो यहाँ से अगर इसको मैं यहाँ से मिलाऊं ऐसे डॉट 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 करके, तो ये हमारे इसके बीच की लंबवत दूरी हो गई। अब इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए बी सी, कुछ इस तरह से मान लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे। चलो तो ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं हम, चलो फटाफट। तो देखो यहाँ पे बल क्या है, यहाँ पे लगने वाला बल क्या है, यहाँ पे क्यू इंटू ई है, इंटू लंबवत दूरी क्या है। अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा लंब क्या है, यहाँ पे चेक करो, लंब हमारे पास कुछ नहीं पता, इसको मानते हैं बी सी, और कर्ण क्या है, कर्ण हमारी हमेशा लंबी वाली लाइन होती है। कर्ण हमारे पास ये लाइन है बेटा, ये लाइन क्या है, 2l है, तो यहाँ लिखते हैं 2l। तो यहाँ पे BC बराबर आ जाएगा 2l साइन थीटा। तो ये लंब मतलब क्या हो गया, इसके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया है, BC का, BC का मान कितना है, 2l साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका लंबवत दूरी कितना आ गया है, 2l साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो टाउ बराबर यहाँ से क्या आ गया, देखो यहाँ से क्या आ गया, E इंटू क्यू और 2l को मैं एक साथ लिख रहा हूं 2l साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहां से टाउ बराबर यहाँ पे देखो Q इंटू 2l बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता E इंटू P साइन थीटा। समझिए मेरी बात, क्योंकि Q इंटू 2l बराबर क्या होता है, Q आवेश, किसी वैद्युत दूरी में आवेश है तो उसके बीच की दूरी क्या कहलाता है, वैद्युत बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसको हम बोलते हैं टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये हो गया हमारा लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हो गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट था। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। बाकी का तुम जानो, तुम्हारा काम। कूलाम का नियम आपको पता होगा, कूलाम का सदिश निरूपण ये भी पता होगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कूलाम का जो सदिश बीजगति होगा, क्वांटमीकरण क्या होता है, ये सारी क्वेश्चन को आप पढ़ डालिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, चलो ठीक है। यहाँ पर आपका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित विद्युत पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात करना है। मतलब अक्षीय और निरक्षीय क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपके मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले साल भी पूछा गया था, समझ गए। जो पेपर का कोड था वो था GE और GG,
ये कोड था पेपर का, इसमें पूछा गया था और लगातार भी पूछा जा रहा है 13 के बाद से, 2013 के बाद से ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले है मैं निकालूंगा यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ हेडिंग लगाता हूं मैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और ये देखो ये दो तरह से होगा, एक अक्षीय स्थिति पर होगा और एक निरक्षीय स्थिति पर होगा, एक अक्षीय स्थिति पर होगा और एक होगा निरक्षीय स्थिति पर। तो इसके लिए कोई वरीड करने की बात नहीं है, ठीक है। चले स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं हम अक्षीय स्थिति पर। कहाँ पे? अक्षीय स्थिति पर। अरे बहुत आसान है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। चलिए स्टार्ट किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं कोई द्विध्रुव, एक क्यू हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, और एक क्यू हमारे पास ये है। अगर अच्छा किसके कारण है द्विध्रुव के कारण, तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में, ऐसा बोल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और इससे आर दूरी पर कोई एक बिंदु पी है, इससे आर दूरी पर, अच्छा बोल रहा है इससे, अगर ये शब्द आ जाए इससे, अगर से आ रहा है तो 20 से दूरी नापी जाएगी। कहां से नापी जाएगी? 20, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। बीच की लंबाई कितनी है? 2l है, तो ये l हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। आपके हिसाब से आप इसको r मान लो, इसको l मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर लिया हूँ, आप अपने हिसाब से मान सकते हो कि सर ने जो माना है वो सही है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपने हम मान रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, वही सही है, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई वरीड करने की चिंता है, ठीक है। चलें स्टार्ट करें, चलो आ जाओ क्वेश्चन में। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं निकालूंगा प्लस के कारण, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे हम। देखो ये प्लस है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है, यहाँ पे क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, तो इसकी जो दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं होगा, E1 इस तरह से, और माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इधर होगी, ठीक है। तो ये E2 मान लो इधर, ये इधर की दिशा में है और ये उधर दिशा में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, चेक कर जाएंगे, ठीक है। दोनों अगर एक वस्तु, कोई वस्तु अगर एक दूसरे के विपरीत काम करती है तो वो हमेशा जो एंगल बनाती है वो बनाती है 180 डिग्री का, ठीक है। कितना बनाती है? 180 डिग्री का बनाती है। तो यहाँ से हम इसको, यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो, काट सकते हो, क्योंकि जब कोई भी वस्तु अलग अलग दिशा में एक समांतर इधर जा रही है इधर जा रही है तो आपस में क्या होती है? कट जाती है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे डेरिवेशन को देखो, आपको फोकस करना है सिर्फ डेरिवेशन पे, डेरिवेशन में क्या करवाया जा रहा है। आपको बहुत ज्यादा वरीड होने की टेंशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे प्लस क्यू के कारण, क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कितना है? अच्छा यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तुमको निकालना पड़ेगा। और एक होगा यहाँ पे माइनस क्यू के कारण तीव्रता, और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? अच्छा प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर यहाँ पे हो जाएगा K/R का स्क्वायर, और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? E बराबर K/R का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए वरीड होना है। इसको मान लो E1, इसको मान लो E2, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो E बराबर, दोनों को हम जोड़ देंगे, E बराबर E1 प्लस E2। अब यहाँ पे चेक करना होगा हमको, यहाँ पे R सबका अलग अलग है, यहाँ पे R दोनों की अलग अलग है। देखो ध्यान सुनो, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ प्लस के कारण, तो प्लस क्या है? यहाँ पे है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, देखो प्लस के कारण ज्यादा होगा यहाँ पे कि माइनस कारण होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर प्लस के कारण अगर देखें हम यहाँ पे, अगर दूरी देखेंगे तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ आ रही है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? R है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? L है। तो ये हो जाएगा L प्लस R। मेरी बात फिर सुनो, यहाँ से यहाँ तक पूरी प्लस, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी लेना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ से क्या होगा? L प्लस R। तो यहाँ से क्या लिखोगे? E1 बराबर KQ/R प्लस L का स्क्वायर, और E2 मतलब माइनस क्यू के कारण, यहाँ पे माइनस क्यू के कारण जो आप यहाँ पे दूरी निकालोगे वो क्या हो जाएगा?
के क्यू अपान आर है। देखो यहां से यहां तक कितना है, आर है, और यहां से तुमको माइनस का क्यू का चाहिए, तो ये इतना घटा दोगे, आर में से अगर इतना घटा दोगे, आर यहां से यहां तक है और आपको चाहिए कहां से कहां तक, यहां से यहां तक चाहिए, तो क्या करोगे, इतना एक्स्ट्रा है, ये कितना एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वाला आर में से माइनस को एल कर दो, यहां हो जाएगा आर माइनस का एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, आपकी इच्छा करे इसको एल मान लो, इसको आर मान लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हमको बस सिंपल सा एक लॉजिक यहाँ पे बनाना है, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। चलो स्टार्ट करें। देखो अब करना क्या है यहाँ पे बच्चों, ध्यान सुनना, यहाँ पे हमें बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देना है। अब पता कैसे चलेगा कि बड़ी वाली संख्या क्या है और छोटी वाली संख्या क्या है? देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे बड़ा कौन है। अच्छा एक बात अगर मैं तुमसे यहाँ बात दूं, अब बोलूं कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान किसके पास है, इसके पास है या इसके पास है? तो देखो माइनस क्यू के पास ये है और प्लस क्यू के दूर है। जैसे जैसे अगर कोई वैद्युत क्षेत्र, जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का निकालना है, आवेश से जितना दूर जाता जाएगा, कोई भी दूसरा आवेश आवेश से जितना ज्यादा दूर होगा, वहां पे उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, जितना पास होगा उतना अधिक हो जाएगी। या आप इसको हमेशा ऐसा निकला, अगर आपको निकालना है कि इसमें ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो इसके लिए आप ऐसे कर लो, जैसे इसका हर क्या है, प्लस में है, तो आपको लग रहा होगा ये बड़ा है, इसका हर माइनस में है, तो आपको लग रहा होगा कि ये छोटा है। तो एक बात करो, जिसका हर बड़ा होता है, यहाँ मान लो 10/5 है हमारे पास, इधर भी है 10/2 है हमारे पास, ठीक है। तो 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10। तो मान किसका बड़ा आया है, 5 का आया है। मान किसका बड़ा आया है, 5 का आया है। और जिसका हर बड़ा था उसका मान छोटा हो गया है, जिसका हर छोटा था उसका मान बड़ा हो गया है। तो इस वजह से इसके हिसाब से फिर जिसका हर छोटा है वो बड़ी संख्या होगी, जिसका हर ज्यादा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, के क्यू से अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का, हम यहाँ के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको हम घटा देंगे तो हमको मान मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या कर लो, यहाँ से के क्यू को कॉमन ले लो, बचा क्या वहां पे 1 माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के 1 अपान आर प्लस एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से और यहाँ पे सॉल्व करना चाहोगे तो इसको यहाँ पे त्रिज्या गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इधर इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ बचा क्या, के क्यू यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान, देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये कुछ इस तरह से मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं तुमको। ये हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो हो देखो इसका स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा r का पावर 4 l का पावर 4, तो ये हो जाएगा r का पावर 4 माइनस l का पावर 4। समझ में आया मेरी बात? देखो ये क्या है, ब्रैकेट में ऐसा होता है बच्चा, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। लेकिन जब ये ऑलरेडी खुद स्क्वायर में है, अगर ये ऑलरेडी खुद स्क्वायर में है तो ये इसके भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ये इसके स्क्वायर का स्क्वायर है ऑलरेडी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। तो कुछ इस तरह से ये कंपोजिशन बन रहा है, ठीक है, ये कुछ उस तरह से कंपोजिशन बन रहा है मेरे लाल। तो इस वजह से यहाँ पे लिख सकते हो आप r का पावर 4 माइनस l का पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं इसको यहां लिखता हूं, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। तो यहां आ जाएगा के क्यों, मैं इसको नीले मार्कर से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। चलो यहां से देखो, यहां से यूज करो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl, और ये माइनस के अंदर है r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl अपान r का पावर 4 माइनस l का पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से फिर से के क्यों देखो, इस माइनस को मैं अंदर प्रवेश करवाता हूं, तो हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl प्लस माइनस r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर प्लस 2rl अपान r का पावर 4 माइनस l का पावर 4।
इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या यहाँ पे के क्यों, इधर बच गया 2RL अपान एस का पावर सॉरी आर का पावर 4 माइनस एल का पावर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो ध्यान से इस के को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो आप, तो क्या हो जाएगा ये के, यहाँ पे देखो आर को मैं पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्यों इंटू 2L को मैं साथ लिख रहा हूँ 2L, यहाँ आर बचा है इंटू में आर लिख रहा हूँ, बटे में यहाँ पे आ जा रहा है आर का पावर 4 और माइनस एल का पावर 4। कोई दिक्कत नहीं। Q इंटू 2L के बराबर Q इंटू 2L होता है क्या P, और यहाँ पे है R अपान, देखो ये जो L है ये लंबाई है, इसको मैं मान लेता हूँ नागण्य। क्या मानते हैं, नागण्य मानने पर, नागण्य मतलब इसको मैं तुच्छ मान लेता हूँ, बहुत छोटा मान लेता हूँ, मतलब जो दूरी हमारे पास थी उसको मैं बहुत नागण्य मान लेता हूँ, बहुत कम मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा R का पावर 4, यहाँ पे एक R था, यहाँ पे एक R था, R से R कट गया, तो यहाँ पे जो हमारे पास बचा है वो बचा K P अपान R का क्यूब। ये होगा हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर, मतलब अक्षीय क्या होता है, अक्ष पर, मतलब कोई भी एक अक्ष पर अगर आप निकालते हो तो उसके लिए जो हमारा मान आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है वो आता है के क्यू अपान आर का क्यूब। ये होता है हमारा इसका डेरिवेशन और ये होता है हमारा मान होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत यहाँ पर होनी चाहिए। एक मिनट, हाँ एक प्रॉब्लम हो गई है बच्चों, क्योंकि 2R में 2 जोड़ोगे तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जब 4 होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 2 और लिखना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत 2 2 2 1 2 मैं यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आया है 2 आएगा बेटा, 2 बच जाएगा 2 kp, ठीक है, यहाँ पे 2 kp अपॉन आर का क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे क्या है इसके हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर। अब निकालेंगे निरक्षीय स्थिति पर। यहाँ पे अगर किसको दिक्कत आ रही हो वो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलें स्टार्ट करें। अब हम निकालेंगे निरक्षीय स्थिति पर। राइटिंग सर हमारी बहुत गंदी है, आप मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरियर, ठीक है। चले स्टार्ट करें। अगला देखो फटाफट देखते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। चलो चलिए 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 हम हेडिंग डाल रहे हैं निरक्षीय स्थिति पर। कौन सी स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर। अब निरक्षीय स्थिति क्या होगा, यहां से एक ऐसे मान लो एक क्यू प्लस है, यहाँ पे क्या है क्यू माइनस है, बीच की लंबाई क्या है इसके, पूरी लंबाई कितनी है इसकी 2L है, तो इससे बीच पॉइंट कोई यहाँ पे हम डालते हैं एक P, जिसकी दूरी कितनी है पता नहीं है, इसको निकालना है P है, तो यहाँ से यहाँ तक L है, यहाँ से यहाँ तक क्या है L है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पॉइंट एक P है, इसको बोलते हैं निरक्षीय, बोलते हैं अनुप्रस्थ, ठीक है। ये अगर अक्षीय होता है तो अनुदैर्ध्य होता है, और निरक्षीय है, निरक्षीय है, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर, यानी पृथ्वी के कोई भी ऊपर जा रहा है, पृथ्वी से ऊपर पॉइंट पर कोई भी अगर डेरिवेशन करना है तुमको तो निरक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या मान होगा इसको चेक करना पड़ेगा। चलो आ जाओ निकालते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत। इसकी दूरी कितनी है R मान लेते हैं, ठीक है, इसकी दूरी हम मान लेते हैं R। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, ये प्लस है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो प्लस के लगने वाला जो बल होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, और माइनस के कारण जो होती है वो हमेशा माइनस की ओर होती है, प्लस का ना, प्लस के कारण वो दूर जाती है और माइनस के कारण वो माइनस की तरफ होती है। बस इतना जान लो बाकी का बात। अरे आपको सिखाया था अभी, जब वैद्युत क्षेत्र होता है यहाँ पे, अगर वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पे प्लस का कोई क्यों रखा गया है तो इसका बल इसी दिशा में लगेगा, अगर माइनस का लगा हुआ है तो इसकी बल माइनस इसका जस्ट विपरीत लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है तो प्लस का किधर लगेगा, ऊपर की ओर, यहाँ माइनस है तो किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे फिर से तुमको लिखना पड़ेगा कि प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या लिखोगे यहाँ पे, E बराबर
के क्यू अपान आर का स्क्वायर माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र ये बराबर, ये तो तुमको लिखना पड़ेगा आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, क्योंकि हमको दूरी चाहिए, तो ये मान चाहिए हमको। दूरी जब तक नहीं करेंगे तब हमारा काम बनेगा, नहीं तो दूरी निकालने के लिए क्या बनेगा, हम देखो ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार है। तो हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है नहीं पता सर, लंब कितना है हमको पता है सर, आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये एल का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा कर्ण बराबर आर प्लस एल का स्क्वायर, ये किसमें आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर किसमें, रूट के अंदर। आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर किसके अंदर, रूट के अंदर। तो सेम दूरी ये भी हो जाएगी, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर किसके अंदर, रूट के अंदर। कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे तो नहीं लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज करें, अब इसका हम निकालेंगे घटक। क्या निकालेंगे, घटक। घटक कैसे निकाला जाता है, आजा दिखा देते हैं। यहाँ घटक निकालने के लिए ये वैद्युत क्षेत्र और ये वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे। तो चेक करो, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, इधर है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो ध्यान से। ये घटक कुछ इस तरह से बन रहा है, मैं चेक करवा देता हूँ। ऐसे 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 तो बन रहा है। तो देखो ये बीच का पॉइंट है हमारे पास, ऐसे जा रहा है, ये बीच का पॉइंट, देखो ये बीच का पॉइंट जो जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, मेरी बात को ध्यान सुनना। जैसे ये जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो ये इसका घटक है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसके घटक को निकालता हूँ यहाँ से। तो देखो ये इधर का घटक जो होगा इसके कारण जो घटक होगा वो होगा ई कॉस थीटा, अंदर की तरफ ई कॉस थीटा, और उसके जस्ट विपरीत वाला क्या हो जाता है, साइन थीटा। सेम कंडीशन, ये इधर वाला ई कॉस थीटा, इसका जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। वो कैसे होता है मैं समझाता हूँ। अगर आपने वेक्टर पढ़ा है, अगर आपने वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसमें एक घटक निकाला जाते हैं सच को। अगर ये वाला एंगल कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर ये वाला कॉस थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी तरह अगर मैं चेक करवाता हूँ यहाँ पे, अगर ये वाला एंगल अंदर का अगर कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर ये वाला साइन थीटा है या कॉस थीटा है, ये वाला अंदर वाला अगर कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कुछ इस तरह से कंपोजिशंस बनेंगे। अगर और अच्छे समझना है तो मैं और थोड़ा सा वर्ड कर देता हूँ, यहाँ पे आपको वेरीफाई करके बता देता हूँ। देखो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना है बच्चा, ऐसे है रेखा है, एक रेखा ऐसे जा रहा है, तो बीच से मैं घटक निकाल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। तो देखो अगर ये वाला घटक निकाल रहा हूँ, अगर ये वाला कॉस थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर ये वाला कॉस थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, और कॉस थीटा दोनों एक ही दिशा में हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और निकाल किसके कारण रहा है, वैद्युत क्षेत्र के कारण, ई के कारण। तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, दोनों को आपस में जोड़ देंगे और ये साइन आपस में कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये दूसरे के एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, तो एक दूसरे क्या विपरीत है। जब एक दूसरे विपरीत कोई भी घटक होता है तो कट जाता है, लेकिन एक ही दिशा में होता है तो वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना हमको, यहाँ पे जो हम घटक निकाल रहे हैं यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे E1, यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र जो निकालेंगे हम वो निकालेंगे E cos थीटा प्लस E cos थीटा, दोनों जुड़ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2E cos थीटा। क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा। जहां से 2 होगा, E का मान तुमको क्या पता होता है, के क्यू अपान आर का स्क्वायर, और कॉस थीटा ही है। ठीक है, तो यहां से अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वीडियो थोड़ा सा पीछे फिर से करो, और वीडियो पीछे करके अगर फिर से एक बार करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बच्चा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो
ये एक घटक है, ये एक घटक ये है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के कारण यहाँ पे एक घटक ई cos थीटा इधर है, ई cos थीटा इधर है, दोनों एक ही दिशा के कारण यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो ई cos थीटा हो जाएंगे 2 ई cos थीटा, जहाँ पे ई बराबर क्या होता है क्यों Q अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ से हम चेक करवाते हैं इसको, यहाँ से हम इसको चेक करवा देते हैं, यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे 2 एज इट इज लिख दिया हमने, के क्यों हमने लिख दिया R कितना है, यहाँ पे दूरी इतनी है, R का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर है R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट निकालना। cos थीटा बराबर होता है क्या, बोले ये देखो आप, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है इसमें L है, कर्ण क्या है यहाँ पे R का स्क्वायर L का स्क्वायर किसमें है रूट में है का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूरी है तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और यहाँ पे जो cos थीटा हमारे पास था, cos थीटा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, आधार कितना है L है, और कर्ण क्या है इसका रूट का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यह है रूट का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा L अपॉन रूट का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो बचा 2 अपॉन R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू में L अपॉन R का स्क्वायर L का स्क्वायर, इसको मैं इसका स्क्वायर कर लिख सकता हूँ 1/2, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। देखो ये पूरा किस में है रूट में है, तो रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। इतना सबको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, आगे बढ़ा जाए, हेलो बच्चों आगे बढ़ा जाए, चले चलो स्टार्ट करें, ठीक है। इसका घात 1 है, इसका है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको चेक करो 2kp 2k क्यू L अपॉन इसका बटा, देखो दोनों का हर समान है, तो हो जाएगा हमारे पास R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा, देखो इसका 1 है 1 प्लस 1/2, तो हो जाएगा 2 का नाम 2 1 3, इसको लिख सकते हैं 3/2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चेक करते हैं, इसको दिखाई दे रहा है, अगर नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं, यहाँ पे इतने में तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं इसको फिर से इस Q को और इस L को और 2 को मैं एक साथ लिखूंगा, देखो या लिखता हूँ K Q to L, देखो इधर मैं लिखता हूँ Q और L को लिखता हूँ 2L के साथ अपॉन R का स्क्वायर, यहाँ पे जो हमारे पास L था इसको मैं फिर से नागर मान लेता हूँ, या जो L है दूरी है इसको मैं फिर से तुच्छ मान लेता हूँ, बहुत कम मान लेता हूँ, नागर मान लूंगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा R का, तो ये इसका L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे L बराबर 0 हो जाएगा, तो बचेगा R का स्क्वायर का Q अपॉन 2, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो Q इंटू 2L बराबर क्या होता है P होता है अपॉन, देखो यहाँ पे है R का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या KP अपॉन R का क्यूब, ये हमारे पास आ गया। यानी जो निरक्ष पे होता है वो अक्ष से कम होता है, क्योंकि अक्ष का कितना आया था, अक्ष का आया था 2kp अपॉन R का क्यूब, और ये निरक्ष कितना आ गया KP R का क्यूब, यानी यहाँ पे अक्ष पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो ज्यादा होती है, और यहाँ पे निरक्ष पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कम होती है। इसको आप निकाल सकते हो, ये हो गया इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट ग्राफ पर, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, आ जाइए अगला। हेलो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गॉस के नियम को उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजन निरूपण करना है। मतलब हमें क्या करना है, एक अनंत आवेशित तार लेना है, उस आवेशित तार के कारण हमें गॉस का नियम करके, गॉस का नियम क्या होता है तो बंद फ्लक्स के लिए होता है, गॉस का नियम का यूज करके हमें यहाँ पे उस अनंत तार के लंबाई के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। अच्छा, अनंत लंबाई जो यहाँ पे है, अनंत जो आवेशित तार के बारे में जो बात कर रहा है यहाँ पे, जो अनंत आवेशित तार है इसको रेखीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं, जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कभी यूज करेंगे आगे चल के, तो इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक अनंत आवेशित तार लेंगे, यानी एक जो तार होगा वो कैसा होगा, अनंत होगा। कैसा होगा वो, अनंत होगा, ठीक है। ये अनंत लंबाई का एक तार है।
अच्छा, अनंत लंबाई का अगर तार ये है तो इसके लिए हमको गॉसियन पृष्ठ भी अनंत खींचना पड़ेगा, क्योंकि गॉस का नियम लगाना है। और गॉस का नियम कहाँ लगता है? बंद पृष्ठ के लिए। और बंद पृष्ठ के लिए अगर लगेगा अगर गॉस का नियम, तो मेरी बात को सुनिए, जब हम बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लगाएंगे तो अनंत लंबाई का तार है तो गॉसीय पृष्ठ भी अनंत होगा, इस वजह से हम उसको लगा नहीं पाएंगे। इस वजह से क्या करेंगे, हम इसको एक अल्पांश मान लेंगे। अल्पांश मतलब जैसे ये हमारे पास मार्कर है, तो इस मार्कर की लंबाई हम जान रहे हैं तो ये अल्पांश है। और अगर हम यहाँ पे इस मार्कर को अनंत मान ले तो पता नहीं कितना बड़ा होगा। अब उसके लिए हमको पता नहीं कितना बड़ा गॉसीय पृष्ठ मानना पड़ेगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, परफेक्ट और इक्वल और एकदम एग्जैक्टली मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गॉसीय पृष्ठ के लिए एक हम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ से r दूरी पे कोई बिंदु P है, इस पे हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। इसी पे हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम एक गॉसीय पृष्ठ मान लेंगे, ऊपर एक नीचे, और ये लंबाई को हम मान लेंगे एक अल्पांश लंबाई। मतलब ये टोटल जो लंबाई हमारे पास है इसको हम मान लेंगे अल्पांश। क्या मान लेंगे? अल्पांश। ये लंबाई को हम मान लेते हैं L। ठीक है, तो ये भी L हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ये है हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार जो है प्लस आवेश। इस पर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस तरह है। मैं बताता हूँ कैसे है, देखो मेरी बात। इसे मार्कर है, इसको हमने मान लिया परिमित लंबाई का। परिमित लंबाई का मतलब हो गया हमको गॉसीय पृष्ठ यूज करना है। और गॉसीय पृष्ठ अगर यूज करना है, मेरी बात को सुनना, अगर मुझे यहाँ पे गॉसीय पृष्ठ यूज करना है तो उसके लिए हमको चाहिए क्या? एक बंद पृष्ठ। तो इसके ऊपर भी हमने बंद कर दिया, इसके नीचे भी हमने बंद कर दिया, और ये इसका वक्र है मतलब चारों तरफ, तो इस चारों तरफ को भी हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो देखो इसमें पृष्ठ कितने बने हैं चेक करना। एक ऊपर का बना, एक नीचे का बना, और एक ये, क्योंकि इसके कारण ये तार है, इस तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है हमको यहाँ पे निकालना है, इस वाले पॉइंट पे, मतलब हमको इस वाले पॉइंट में निकालना है यहाँ पे। तो इसके कारण अब चारों तरफ इतनी ही दूर पे वैद्युत क्षेत्र इसका होगा चारों तरफ, तो उसको भी हमने क्या मान लिया है? गॉसीय पृष्ठ मान लिया है। ठीक है, यहाँ से चेक करें। हाँ, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारा गॉसीय पृष्ठ है, एक हमारे पास है ये φ1 है, ये वाला φ2 है, ये वाला मान लेते हैं φ3 है। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। चले आगे स्टार्ट करें। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि वैद्युत फ्लक्स ठीक है। तो यहाँ पे चालक तार द्वारा हम लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये श्रृंखला बनी है, अरे सॉरी करें श्रृंखला बनी है, सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास पृष्ठ बना है कैसे बना है? बेलनाकार। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स के लिए? तो आप लिखेंगे बंद पृष्ठ के कारण, बंद बेलनाकार। कैसा कार्य ये है? बेलनाकार पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या है? फाई बराबर φ1 φ2 प्लस φ3। ठीक है, अब यहाँ पे फाई क्या है? देखो आपने अगर पढ़ा होगा तो बच्चों फाई बराबर होता है यहाँ पे ES cos थीटा। ठीक है, ये सूत्र मैं अंदर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इधर थोड़ा सा जगह हमारे पास कम है। जहाँ E क्या होता है? E होता है वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। और S क्या होता है? वो होता है क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश को हम लंबवत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबवत। ठीक है, तो ये इसके लंबवत होता है। अब क्षेत्रफल सदिश को मैं ऐसे निकालता हूँ, अगर ये मेरा हाथ है, वैद्युत क्षेत्र है, मेरी बात को सुनना, तो उसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इसके लंबवत। ठीक है, अगर हाथ ऐसे हो गया तो क्षेत्रफल सदिश कैसे हो गया? ऐसे हो गया। तो क्षेत्रफल सदिश का मतलब हो गया उसका जस्ट लंबवत। ठीक है, तो और यहाँ पे एक दो चीज को मैं और क्लियर करूंगा। यहाँ पे cos 0 होता है 1 और cos 90 होता है 0। मतलब ये cos थीटा का मान आपको मालूम होना चाहिए, तो किताब में होता ही है, लेकिन यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फाई बराबर हम लिख रहे हैं, φ1 का मान क्या हो जाएगा? ES cos थीटा प्लस ES cos थीटा प्लस ES cos थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। अब मैं चेक करता हूँ वैद्युत क्षेत्र किधर है। देखो इसका वैद्युत क्षेत्र किधर है? इधर। इसका वैद्युत क्षेत्र किधर है? इधर। तो इसका वैद्युत क्षेत्र किधर है? इधर। इसका वैद्युत क्षेत्र किधर है? ये हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है, ये भी एक हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है, मतलब सतह है। ये हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है, ये भी हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम यस का मान, क्षेत्रफल। देखो वैद्युत क्षेत्र किधर है? मैं पहले इसके लिए चेक करता हूँ कि इसको हमने φ1 माना है। तो देखो ये सतह कैसी है? ये सतह इस तरह से है, और वैद्युत क्षेत्र कैसे है? वैद्युत क्षेत्र इधर का है।
मतलब वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और क्षेत्रफल किधर है, इधर है। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र इधर है, इधर की दिशा में, और क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत है, तो कितना होगा 90। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ई एस कॉस 90। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। इसके लिए चेक करो ई एस कॉस, यहाँ पे देखो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है, वैसे किधर है, इधर है। सतह कौन सी है, ये है फाई 2, तो यही है ना भाई। इसको हमने क्या माना है, इस वाले को फाई 2 माना है। तो देखो इसका क्षेत्रफल सदिश मतलब इसका क्षेत्रफल किधर है, इधर, सॉरी वैद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है, और सतह भी किधर है, अच्छा सतह ऐसे है, ये सतह है, ये सतह है। तो इसका सतह है तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा। क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, मैंने बताया था लंबवत होता है। सतह ये है, क्षेत्रफल सदिश ये है। सतह ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश ये होगा। तो इसकी सतह ऐसे ही तो है, तो क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, ऐसा होगा। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र जो है था और क्षेत्रफल सदिश दोनों कैसा है, समांतर है। और अगर समांतर है तो बीच में बनने वाला कोण कितना होगा, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0 प्लस यहाँ पे ई एस कॉस, नीचे वाला भी जैसे ऊपर था वो भी हो जाएगा 90। तो यहाँ से फाई बराबर ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम ई एस कॉस 90 का मान, ई एस कॉस 90 का मान होता है इंटू में 0 प्लस ई एस कॉस 0 का मान होता है 1 प्लस ई एस इंटू 0। तो ये सब क्या हो जाएगा, फाई बराबर हमारे पास आ जाएगा ई एस, फाई बराबर हमारे पास आ जाएगा ई एस, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। अच्छा इसको एस को कहीं कहीं बेटा देखो ये एस होता है, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल सदिश। इसको हम ए से भी प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं कहीं ये ए होता है, कहीं कहीं ये होता है। इसके लिए आप वरीड मत होइएगा, ठीक है, नहीं इसके लिए आप डाउट में आ जाओगे सर क्या कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं एस बराबर ए ही लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं एस बराबर यहाँ पे ए ही लिख देता हूँ, एस बराबर ए। क्या जो मान लो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे फाइव बराबर मैं लिख देता हूँ, फाइव बराबर ई ए, कोई दिक्कत। ए क्या है, ए क्या है, इसका क्षेत्रफल है। देखो क्षेत्रफल मतलब इसका वक्र है, ये कैसा है, बेलनाकार है। नीचे से कैसा है, बेलनाकार। ये ऊपर से भी बेलनाकार है, नीचे से भी बेलनाकार है। तो ये बन गया क्या है, एक बेलनाकार। अब ये बेलनाकार का वक्र क्या होता है, मेरी बात सुनो। बेलनाकार का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पूरे का वक्र पृष्ठ कितना होगा बेलनाकार। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव बराबर ई, और ए क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। तो ई क्या हो गया, ए क्या हो गया, होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्योंकि अब इसकी ये हाइट होती है, बेलनाकार की हाइट एच होती है, लेकिन हमने इसको क्या माना है, एल माना है। तो हो जाएगा 2 पाई आर एल इंटू हो जाएगा 2 पाई आर एल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहां से इसका फाइव बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे रख दो यहाँ पे, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है तुमको, वैद्युत क्षेत्र निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र निकालना। ई का मान है तो यहाँ से ई बराबर क्या आएगा, देखो ध्यान से, इधर क्यू है, इधर एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ से इंटू में 1 अपान, ये सारी चीजें नीचे चली जाएंगी, 2 पाई आर एल। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ई बराबर हम क्या करते हैं, क्यू और एल को मैं एक साथ लिखता हूं, क्यू अपान एल। अच्छा क्यू अपान एल क्या होता है, देखो मेरी बात को, ये होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है। क्यू अपान एल क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान एल। क्यू अपान एल क्या है, लैम्डा है। यहाँ पे क्यू अपान एल क्या होता है, लैम्डा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई आर एल। ये हो गया हमारा एक अनंत आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो गया गॉस का नियम से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मान आप बढ़ाना घटाना चाहो तो यहाँ कर सकते हो। सॉरी मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू में यहाँ पे देखो आर है, आर अभी कुछ कहीं गया नहीं है, तो यहाँ पे इंटू में 1 अपान आर भी ले सकते हो। यहाँ पे इसको मैं उठा देता हूँ, 1 अपान आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मान। अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलो अगला क्वेश्चन
पूरे 50 रुपया के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, चलो इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट डेरिवेशन है ये। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो, मैं देख लूँ एक बार इसके स्क्रीन में पूरा ये आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, ये हमने इसको इससे सेट कर दिया, कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो अब सारी चीज़ें दिख रही हैं, क्लियर दिख रही हैं। ओके, सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट एंड लास्ट डेरिवेशन, स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़े। चलो, ये बेटा क्यू अपन एल रेखीय आवेश घनत्व होता है। ठीक है, जो छूट गया था यहाँ पे यस बराबर हमने ए मान लिया, चाहे एस लिखो चाहे ए लिखो, यहाँ पे भी ए लिख सकते हो, यहाँ ए लिख सकते हो, यहाँ ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने इसको वैलिड कर दिया है। अगर और ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम हो तो बताओ, वीडियो को एक बार फिर से पीछे देखो और पीछे से आगे लाओ। ये तो सर ऑनलाइन वीडियो है, इसको तो पीछे करके समझो, बार बार समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार आप पीछे जाओगे पीछे करके लाओगे समझ में आ जाएगा, जितनी बार पीछे जाओगे पीछे करके लाओगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशी चालक के प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करना है। तो ये यहाँ पे जो आपने अभी किया था रेखीय आवेश घनत्व के कारण, मतलब रेखीय आवेश जो आवेशित तार के कारण क्या था, यहाँ पे सिर्फ चेंज है, पैटर्न चेंज है। यहाँ पे रेखीय आवेश जो है वो तार नहीं है, यहाँ पे एक चादर पूरा दे दिया गया है और उस चादर कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसके पहले वाले में हमने क्या किया था, इसके पहले वाले में आपने क्या किया था, एक अनंत लंबाई चालक का तार लिया था, उसमें निकाला था। यहाँ पे एक अनंत लंबाई का जो होगा वो चादर होगा, बस चादर की सीट होगी, उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, उसी तरह निकालेंगे, पैटर्न वही होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंटीग्रेशन का चेक करूंगा, जहाँ पे हमारा फाई बराबर हम लगाएंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पे इंटीग्रल करके दिखाएंगे हम कि यहाँ पे ये वही चीज़ है, यहाँ पे ई एस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे फाई बराबर ई ए कॉस थीटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले हम लेते हैं सीट, लेते हैं एक चादर लेंगे, एक सीट कुछ इस तरह से होगा, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सीट कुछ इस तरह से होगा, इस तरह सीट होगा और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई पी पॉइंट होगा, वहीं पे हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं एक सीट बनाता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। ये सीट है प्लस के कारण, और सीट कैसी है जानते हो, ये सीट है अनावेशित है, मतलब ये अचालक है एक तरह का। ठीक है, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे है पी, यहाँ पे हमको इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये अनंत है, अगर ये अनंत है, नीचे भी अनंत है ऊपर भी अनंत है, तो इसके कारण हम गॉसियन पृष्ठ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमको गॉस का नियम को यूज करके हमको इसको बनाना है। तो गॉस के नियम के लिए भाई, गॉस का नियम क्या लगता है, एक बंद पृष्ठ के लिए लगता है। अगर ये चादर अनंत हो जाएगी तो हमें अनंत गॉसियन पृष्ठ भी बनाना पड़ेगा, तो ये संभव नहीं है। इस वजह से हम इसको एक परिमित लंबाई मान लेते हैं। इसके लिए हम अल्पांश लंबाई लेते हैं, इसके ये ऊपर इस तरह कुछ हम कर देते हैं, इधर भी ऐसे कर देते हैं अल्पांश लंबाई। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। देखो जैसे ये हमारे पास एक पेज है, तो इसका हम सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, अरे सॉरी इसकी दिशा निकालेंगे। इसके लिए हम इसको अल्पांश मान लेते हैं, जैसे बहुत बड़ा है तो इसके लिए हम ऐसे अल्पांश मान लेते हैं। और जब अल्पांश मान लेंगे हम तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो अल्पांश मानने के बाद देखो ये चीजें ऐसे तुमको दिख तो रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसे नहीं है, एक्चुअल में ऐसे है, ये ऐसे रखी गई है। अब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो उस तरह से है, समझ में आया मेरी बात। तो जो तुमको दिख रहा है वो नहीं है, वो कुछ अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र आप निकालोगे तो ये प्लस है, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है आपको ये पता होगा, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगाता है, मतलब इसका बल इधर लगेगा, इसका बल इधर लगेगा। ठीक है, अगर एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करके निकल जाते हैं तो इसके लिए अगर हम इससे घटक लिखेंगे, घटक जानते हो, तो हो जाएगा ई कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा ई कॉस थीटा। और यहाँ पे अगर इधर घटक ई कॉस थीटा है तो इधर हो जाएगा ई साइन थीटा, और नीचे भी क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। अगर आपने इसको वेक्टर में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे घटक कैसे बनाया जाता है। अगर हमारे पास कोई एंगल है ऐसे, तो अगर ये वाला कॉस थीटा है तो इसका जस्ट विपरीत वाला क्या हो जाएगा साइन थीटा। समझ में आया मेरी बात को। तो यहाँ से इसके घटक आ गया, मतलब इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, एक ही तरह है, मतलब समांतर है, और समांतर है तो जुड़ जाएगा, और अलग अलग है तो आपस में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र है उसको मान लेते हैं डी ई
इसको मान लेते हैं हम डी ई। क्यों माना हमने? क्योंकि यहाँ पे छोटा सा डी क्यों के कारण यहाँ पे मान लेते हैं डी आर। डी आर मतलब छोटे से अल्पांश कारण, छोटे से अल्पांश आवेश के कारण छोटी सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। छोटे से अल्पांश हमने माना है तो छोटा सा माना है, तो छोटा का कारण छोटा वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, बड़े के कारण बड़ा वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। समझ में आया मेरी बात? तो यहाँ पे मैं इसी यूज करूंगा, ध्यान से देखना मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ बता देता हूँ। फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, इससे को यूज करूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। बस ये समाकलित है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होगा है छोटे का अगर हम निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरे का आ जाता है, बस इतना चीज़ है इसके आगे और कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनना, यहाँ लिखो तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने निकाल लिया इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल लिया है। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे गॉसिय पृष्ठ की, मतलब गॉसिय पृष्ठ हम मानेंगे, यहाँ पे गॉसिय पृष्ठ है नहीं, उसको हम मानेंगे, उसको मान के हम बनाएंगे, उसके मान को उसके मानने के बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे और चेक करवाते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ये हो गई हमारा इसका दिशा हो गई। अब हम अच्छे से बनाते हैं यहाँ पे, तुमको भी समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअल जो वीडियो स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बाकी का तो जो था वो ठीक था। ये हम एक बेलन मान ले रहे हैं, ये एक गॉसीय पृष्ठ है, इसके कारण भी ये प्लस का आवेश है और इसके कारण भी एक हम यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं। ये क्या है, गॉसीय पृष्ठ है। तो देखो एक गॉसीय पृष्ठ हमारे पास ये है, समतल है, मतलब ऐसे समझो ये ऐसे मार्कर है, तो इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, तो यहाँ से हम मान लिया कि गॉसिय पृष्ठ ये इसके अंदर है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे हमको ये है पी पॉइंट, तो चाहे आप उधर निकालो चाहे इधर निकालो कोई दिक्कत नहीं है, जितना इधर होगा उतना उधर भी होगा। तो अरे भाई कोई अगर ऐसी चीज रखी गई है तो इसके कारण इधर भी उतना ही वैद्युत क्षेत्र होगा, इधर भी उतना वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। क्योंकि इसका अगर लाइट कोई जल रही है तो जितना प्रकाश इधर जाएगा उतना प्रकाश इधर भी जाएगा। तो एक हमारे पास ये हो गया समतल वाला और एक हमारे पास हो गया ये भी समतल वाला, कोई दिक्कत। ये वाला कैसा है, वक्री है, वही पोजीशन है सेम, आपने इसके पहले ऐसे बनाया था अब आपने ऐसे बना दिया है, बस कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये भी कैसा है, वक्रीय है। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो यहाँ पे निकालेंगे हम कुल बेलन, बेलन के कारण यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माना फलाना लिख सकते हो, कोई माना एक आवेशित चादर है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे हमको ज्ञात करना है, जहाँ पे एक समतल आवेशीय है, समतल गॉसिय पृष्ठ ये है, भी समतल गॉसिय पृष्ठ है, वक्रीय है। तो यहाँ से हम फाई बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान सुनो, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फाई कितने हैं, टोटल गॉसिय पृष्ठ कितने बन रहे हैं, यहाँ पे ये हुआ फाई 1, इस वाले को मान लेते हैं फाई 2, एक वक्र पृष्ठ यहाँ पे है फाई, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं फाई 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे टोटल फाई बराबर लिखते हैं हम, टोटल वैद्युत फ्लक्स मतलब यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4, ठीक है। तो यहाँ से निकालो फाई बराबर फाई 1 का मान कितना है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, और एक अभी और बचा है हमारे पास, उसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, प्लस इंटीग्रेशन ए डी एस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हुआ हमारे पास फाई 1 फाई 2 फाई 3 और ये हो गया फाई 4 का मान। तो यहाँ से चेक करो, अब हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल सदिश। देखो वैद्युत क्षेत्र किधर है, समझो मेरी बात को, वैद्युत क्षेत्र इधर की दिशा में है, इधर की दिशा में है, ठीक है। ये कैसा है, एक अचालक है, ये एक हमारे पास प्लस, इस पर कैसा आवेश है, प्लस का आवेश है, ठीक है। तो ऐसे मैं लगा देता हूँ। अच्छा एक चीज में और बात को ध्यान देना, यहाँ पे जो ये इसका क्षेत्रफल है इसको बोलते हैं पृष्ठीय, मतलब ये जो हमारे पास एक
चादर है तो इस पर पूरे प्लस है ना, तो कितने पे प्लस है, जितनी इसकी एरिया है उतने पे क्या है इसका प्लस का निशान है, तो उसको हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा बोलते हैं, तो वहाँ A इंटू सिग्मा हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान देना, क्योंकि जितना उतना ज़्यादा आवेश घनत्व होगा जितना ज़्यादा इसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से पहले हम क्षेत्रफल सदिश निकालते हैं ई। अच्छा, यहाँ पे देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू चाहिए, cos थीटा का वैल्यू चाहिए, cos थीटा। सबसे पहले देखो फाई वन क्या है, फाई वन ये वाला है। देखो इसकी सतह कैसी है, इसकी सतह ऐसी है, और वैद्युत छेद भी किधर है, इधर की ओर है। भाई सतह ऐसी है और वैद्युत छेद भी इधर की ओर है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, और समांतर है तो cos यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे cos 0 1 cos 90 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो फाई टू भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। अरे भाई जितना इधर है उतना उधर भी होगा, इसका भी कितना होगा, मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। cos 3 का इसका मान देखो, चेक करो। देखो यहाँ पे क्या है, मेरी बात समझो, वैद्युत क्षेत्र इधर है और पृष्ठीय वाला है, पृष्ठीय वाला है, और वैद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है, पृष्ठीय वाला है। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे फिर समझो, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है और इसका क्षेत्रफल ऐसे है 90, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, इसका क्षेत्रफल किधर है, इधर है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 90 मतलब इंटू में 0 करोगे, इंटू में 0 करोगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास फाई बराबर इंटीग्रेशन 2e ds cos थीटा, क्योंकि एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई करोगे एक ही आएगा, एक से मल्टीप्लाई करोगे एक ही आएगा, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2e ds cos थीटा। तो फाई बराबर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप ई को बाहर कर लो, क्योंकि ई तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2e इंटीग्रेशन ds, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंटीग्रेशन ds क्या है, ds क्या है, रुको मेरी बात सुनो। ds है इस छोटे से, ये जो हमारे पास संपूर्ण सतह है इसका छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटा सा इसका क्षेत्रफल है। और अगर हमको पूरा चाहिए तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ds बराबर क्या मान लेंगे, s। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप बेलनाकार सतह के लिए इंटीग्रेशन ds बराबर s। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा फाई बराबर 2es, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे होता है हमारे पास 2es। तो फाई बराबर क्या पता है, फाई बराबर सबको पता होता है, यहाँ पे क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ये निकालना है, इसकी सतह कितनी है, इसकी पूरी सतह इतनी बड़ी है, पूरी सतह में जो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है कितना है, सिग्मा है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व किसके, सिग्मा है। सिग्मा मतलब यहाँ पे 6% क्या है, ए है। तो यहाँ पे क्या है, 6% यस है, तो यहाँ पे हम एक जगह क्या ले सकते हैं, एस भी ले सकते हैं, एस गुणे सिग्मा। तो यहाँ पे हम 6%, जहाँ पे क्यू है, क्यू है क्या, मेरी बात सुनो, ये है इसके बीच में परिपथ आवेश। तो यहाँ पे अगर पूरे का आवेश घनत्व तो कितना होगा, मेरी बात समझो, यहाँ पे आवेश कितना है इस पर, जितना इसका पृष्ठ है, जितना इसका पृष्ठ है उतना इसका आवेश है, और पृष्ठ कितना है, जितने इसका क्षेत्रफल है। तो इस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है कितना है, सिग्मा है। मतलब जितना आवेश है यहाँ पे क्यू है, क्यू बराबर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ, काफी टीचर अलग अलग टाइप बता रहे हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा, और सिग्मा कितनी बार आएगा जानते हो, क्यों उतना रहेगा जितना इसका क्षेत्रफल है, सिग्मा उतना रहेगा जितना इसका क्षेत्रफल है, तो कितना होगा, तो a इंटू सिग्मा यानी s इंटू सिग्मा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यों बराबर यहाँ पे क्यों बराबर सिग्मा इंटू s बराबर 2es, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन हमने लिख दिया। यहाँ पे देखो s से s कट गया, बचा क्या, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बचा 2e। यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र चाहिए था, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, ध्यान सुनना, e बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया एक समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं एक बार स्क्रीन से चेक कर लेता हूँ कि ये समझ में आया कि नहीं आया है। एकदम आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था बच्चा इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। ठीक है, अभी के साथ इसी लेक्चर में ख़त्म करता हूँ। और ये लास्ट डेरिवेशन था, ये आपको हो गया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करो और थोड़ा सा आप इसकी सहायता लो, थोड़ा सा आप किताब की सहायता लो, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने क्या किया है आपको अच्छी तरह से मैं बता दूँ। और इसको मैं, ये तो तरीका हो गया, मैं एक इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। इसको पहले उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे करना है, शॉर्ट तरीका बताता हूँ। चलो इसको करो, अब बताता हूँ, देखो ध्यान से। मिटाऊँ मिटाऊँ, 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट। अब मैं देखो इसको बता देता हूँ, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ये एक्चुअली में तुम्हें किताब का लैंग्वेज है। अब मैं बताता हूँ एकदम शॉर्ट में। चलो एकदम शॉर्ट में देखते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे वही यूज करता हूँ जो रेखीय आवेश घनत्व में यूज किया था। यहाँ पे फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, या एस का जगह ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे ये एस यूज करो चाहे एल यूज करो, तो मैं एक ही चीज यूज करूंगा, एस यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाई वन का मान क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा प्लस ई एस कॉस थीटा प्लस ई एस कॉस थीटा प्लस ई एस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फाई वन ये वाला है, इसका 6% कितना होगा, ई एस इंटू 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है, कैसे 0 हो गया, क्योंकि इसका जो सतह था वो इधर की ओर है। सतह ऐसी है, बाजा की तरफ है, ढोल की तरह, जैसा ढोल होता है वैसा। जब ढोल इधर है तो ढोल पर क्षेत्र भी ढोल की दिशा के लंबवत ही है, मतलब उसके दिशा के समांतर है, लंबवत नहीं है। तो 1 हो जाएगा। वैसे ये भी हो जाएगा ई एस, सॉरी इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ग्रीन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ई एस कॉस थीटा तो हो जाएगा ई एस कॉस थीटा का, यहाँ पे कॉस जो थीटा था वहाँ पे हो गया इसकी वैल्यू 0 प्लस ई एस कॉस 0 प्लस इसका मान हो जाएगा ई एस कॉस 90 प्लस ई एस कॉस 90, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फाई बराबर है, तो फाई बराबर यहाँ पे ई एस, बच्चा कॉस 0 का मान होता है 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ई एस कॉस 0 का मान होता है इंटू में 1 प्लस इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बराबर आ गया हमारे पास 2 ई एस, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाए 2 ई एस, जहाँ पे क्यू क्या है, इसका टोटल आवेश है, आवेश मतलब सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा इंटू कितना है, जितना इसकी एरिया है। तो यहाँ पे क्यू बराबर लिखते हैं सिग्मा इंटू एस अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ई एस, जहाँ एस से एस कर जाएगा, बचा क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 ई, जहाँ पे इसको वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2। तो यहाँ पे आ गया ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है हमारा एक समतल चादर कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक सिंपल तरीके में अगर करना चाहते हो आप तो कर सकते हो, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे लग रहा है ये समझ में आ रहा होगा, एकदम 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 आसान। शुरू का पैटर्न वही था, बाकी का सब लास्ट का हमने चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, चलता हूँ, मिलते हैं।